नमस्कार दोस्तों। क्या मदारी को राहुल गांधी से इतना डर लगने लगा है कि वो रोने लगा है? क्या मदारी का खेल एक्सपोज हो चुका है और जनता जगह जगह उनका जवाब दे रही है? क्या मदारी के खेल से, उसके तमाम जुमलों से लोग इतने परेशान हैं कि चुपचाप जाके उसके खिलाफ वोट डाल रहे हैं? क्या वजह है कि आज वो फिर से एक बार बलबलाने लगा है और अपने तमाम निजी रिश्ते बताने लगा है, बड़े करीबी रिश्ते बताने लगा है? जी हां, वो मदारी नरेंद्र मोदी है। वो मदारी भारत का प्रधानमंत्री है। वो मदारी दुनिया का सबसे झूठा व्यक्ति है। वह मदारी जो सिर्फ नफरत फैलाता है। वह मदारी जिसके पास अपनी उपलब्धि बताने के लिए कुछ नहीं है और जो कांग्रेस पार्टी, नेहरू, गांधी और उनके परिवार के बारे में सिर्फ झूठ फैलाता है। जी हां, वही नरेंद्र मोदी। मैं ये सारी बातें क्यों कह रहा हूं, इसके पहले समझिए। पिछले 10 सालों में हमने देखा है, रोज दिन में 4-4 बार, 5-5 बार कपड़े बदलने की आदत नरेंद्र मोदी में हमने देखी। हमने देखी 10-10 लाख रुपए के सूट पहनने की आदत। हमने देखी इतना महंगा प्रधानमंत्री जो इस देश के ऊपर बोझ बन जाए। हमने देखा है वो तमाम कहानियां बताता है। उदाहरण बता देता हूं। वो चीन से अपने बड़े करीबी रिश्ते बताता है, निजी रिश्ते बताता है। वो फ्रांस से अपने रिश्ते बताता है। वो तमाम देशों से, अपने तमाम राज्यों से अपने रिश्ते बताता है। चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता ये भी है। मैं भी कभी आप ही की तरह एनसीसी का सक्रिय कैडेट रहा कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। भगवान कृष्ण से लेकर मीराबाई तक ब्रज का गुजरात से एक अलग ही रिश्ता रहा है। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक। बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। साथियों, मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है। बहुत पुराना, बड़ा आत्मीय नाता रहा है और बड़े वार्म रिलेशंस रहे हैं। मैंने जैसा कहा, मेरा नाता करीब 40 साल से भी ज्यादा पुराना आप लोगों से लगातार रहा है। पूज्य प्रमुख स्वामी के साथ मेरा नाता एक प्रकार से पिता पुत्र का नाता रहा। जब वो यह बोलता है, वो तमाम झूठ बोलता है। झूठ इसलिए क्योंकि जो वो रिश्ते बता रहा होता है वो वास्तव में होते ही नहीं। आज वो बंगाल पहुंच गया, पश्चिम बंगाल। वहां जाकर उसने कहा, पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था, या तो अगले जन्म में बंगाल की
इसीलिए मेरा पश्चिम बंगाल से इतना आत्मीय रिश्ता है, मेरा निजी रिश्ता है। अब आप सोचिए, वो जब ये कहानियां बताता है तो लगता है कि आखिर उसका एजेंडा क्या है। कभी गुजरात जहां पैदा हुआ वहां जाके कोई कहानियां बताता है। आज हालात ये हो गए हैं उसके इन्हीं झूठ के कारण गुजरात में लोग, રાજકોટ લોકસભા ભાજપના वहां के ઉમેદવાર मतदाता પરસોત્તમ રૂપાલાનો વિરોધ भारतीय યથાવત છે. जनता पार्टी का ક્ષત્રિયો झंडा પરસોત્તમ રૂપાલાના जला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का लगातार विरोध हो रहा है। जगह 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 उनके दफ्तरों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तब नरेंद्र मोदी परेशान। और वो झूठ नफरत की प्रयोगशाला जब चलाते हैं तो क्या कहते हैं कि शहजादे वो राहुल गांधी के लिए प्रयोग करते हैं। हालांकि वो खुद महाराजा की तरह रहते हैं, महाराजा से भी ज्यादा रहते हैं। राजा में भी एक गुण होता था कि वो अपने लोगों का दर्द जानने जाता था और उनको जानकर उन्हें दूर करता था। लेकिन ये ऐसा व्यक्ति है जो सब जानता है कि लोग कैसे दुखी हैं, किन बातों से दुखी हैं, लेकिन वो जा करके ये नफरत बन पाता है। तो वही हुआ वो। लेकिन ऐसा महाराजा है जो जनता से कोई मुखातिब नहीं होता। वो अपने मन की बात करता है और झूठ बोलता है, कोरा झूठ बोलता है। तो उसने कहा कि शहजादे मुझे गालियां दे रहे हैं। अब भाई गाली किसने दी? किसी ने आज तक तो सुनी नहीं। चुनाव आयोग एक सेकेंड छोड़ता। चुनाव आयोग की हैसियत राहुल गांधी को तो सब कुछ देने की है, नोटिस भी देने की है, लेकिन उसी चुनाव आयोग की हैसियत नरेंद्र मोदी के हेट स्पीच पे, घृणा नफरत की भाषा पर नोटिस देने की भी नहीं। नोटिस भी वो भेजता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजता है भाजपा, वो भी बड़े प्यार से कि सर आपने कोई गलती तो नहीं की। यह दशा है, इससे आप समझ सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुझे इतनी गालियां देते हैं, 50-50 गालियां देते हैं, और जब गालियां देते हैं लेकिन आप दुखी मत होना। जनता से कहते हैं आप दुखी मत होना। अरे भैया जनता तो वैसे ही दुखी नहीं, वो गालियों से नहीं दुखी है, वो आपसे दुखी है। उसे गालियां आपको दी जाने वाली यदि कोई दे रहा है तो अच्छी लगती है, वो खुश होता है कि इसको गरियाओ। आपकी हैसियत ये हो गई, आपकी ये स्थिति हो गई कि आप मदारी बने घूमते हैं, और मदारी बने जब घूमते हैं तो निश्चित रूप से चर्चा होगी। आज जिस चीन से आप अपने रिश्ते बताते हैं, वही चीन कश्मीर के हिस्से पर अपनी रोड बना ले रहा है। सैटेलाइट पिक्चर में यह बात आ गई सामने, बड़ी खबर। लेकिन ग्लेशियर के पास आपको शर्म नहीं, में चीन बना रहा आप कुछ नहीं बोले। 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली। लद्दाख में 51 दिन से ज्यादा हो गए सोनम वांगचुक के साथ में वहां के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको चिंता नहीं। आज लद्दाख के अनशन का 51वां दिन था, यानी कि अर्धशतक पूरी हो गई। और आज जो मठों के भिक्षुगण थे उनका 10 दिन समाप्त हुआ, और कल से शुरू होगा अल्पसंख्यक समुदायों के 10 दिन का शुरुआत। अरुणाचल में सीमा पर चीन ने अपने पक्के गांव बसा लिए, लेकिन आपको चिंता नहीं। आपको तो चिंता है सिर्फ अपने लिए। क्यों? क्योंकि आपने जो हालत की है उस हालत के कारण आज देश बर्बादी में चला गया। लोग जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप किस तरह की स्थितियां कर। इसीलिए लगातार आपके खिलाफ आवाज बुलंद हो रही। आप नफरत फैलाने का काम करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के शब्दों में मोहब्बत की दुकान खुलती है। बड़ा एक प्यारा सा नजारा देखने को मिला केरल में। एक बुजुर्ग महिला, हिंदू महिला वोट डालने गई थी, और एक वहीं पर
मुस्लिम महिला वोट डालने गई थी, और जब बुजुर्ग महिला को वो स्थिति थी, दोनों ही बुजुर्ग थी, लेकिन वो एक ज्यादा बुजुर्ग थी, एक कम थी, तो मुस्लिम महिला उन्हें संभाल कर लेके आती है। यही मोहब्बत है। इसीलिए केरल में आपकी नफरत नहीं पनपती है, इसीलिए आपको वहां जगह नहीं मिलती, और इसीलिए राहुल गांधी को वहां बहुत प्यार मिलता है। यह मोहब्बत की दुकान में और उसमें अंतर है। हालात ये हैं कि आप झूठ बोल करके जिस तरीके से करते हो कि कभी स्विस बैंक से पैसे आएंगे, काला धन आएगा, ये होगा वो होगा, उल्टा सारे काले धन वाले आपके साथ खड़े हो जाते हैं, नफरत फैलाने वाले आपके साथ खड़े हो जाते हैं। आप जिस तरीके से लूट बचाते हो उसके तमाम नतीजे आ जाते हैं। एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आई कि 88,000 करोड़ रुपए, 88,000 करोड़ रुपए आरबीआई ने छापे, वहां से वो बैंकों के लिए चले, और वो बैंकों में नहीं पहुंचे, वो कहां गायब हो गए पता नहीं चल रहा है। ये आरटीआई में मिली जानकारी से खुलासा हुआ है। अब आप समझिए कि इस तरह की स्थितियां हो गई हो तो सोचा जा सकता है कि आप कौन सी गड़बड़ी करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आपके जुमले इस स्तर के हैं, आपका ज्ञान इस स्तर का है जो नफरत फैलाता है। यही वजह है कि जनता आपको नकार रही है, वोटर आपको नकार रहा है, और जब वोटर आपको नकारता है तो आप परेशान हो जाते हैं। एक सर्वे आपकी मोदी के परिवार के एक सदस्य ने किया कि किसको आप 2024 में प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, तो लोगों ने कहा राहुल गांधी को। राहुल गांधी के ऊपर ज्यादा यकीन है आपकी वजह, इसलिए आप डर गए, इसलिए आप रोने लगे, इसलिए आप झूठ बोल रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। और जब कुछ नहीं आपको बचता है तो हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं, उनको लड़वाने की नफरत की बातें करते हैं, और जब ये बातें करते हैं तो आता है कि आखिर कैसे। तब आप मंगलसूत्र, विरासत और दुनिया की बात करते हैं। अरे भाई, मंगलसूत्र सबसे ज्यादा आपकी सत्ता के दौरान 40% महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र गिरवी रख के पैसे लेके घर चलाया है। तमाम सारे लोगों ने किस तरह से कर्ज लिया, किसी ने अपनी चैन रखी, किसी ने चूड़ी रखी, किसी ने कुछ रखा, ये कर्ज लिया गया, तब घर चलाया, तब घर को बचाया। आपने उसे बर्बाद किया। और आप विरासत की बात करते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी ही थी, वो राजीव गांधी ही थे जिन्होंने विरासत टैक्स खत्म किया था। और जिन श्रीमती इंदिरा गांधी की विरासत की संपत्ति की बात करते हैं तो उन्होंने तो अपनी सारी संपत्ति इस देश को दान दे दी थी। क्यों भूल जाते हैं? सारी संपत्ति दान दे दी थी, वो भी 70 के दशक में। तो वो राजीव गांधी उसे बचाने के लिए 85 में कैसे कर सकते हैं जो दानी दी जा चुकी। और श्रीमती इंदिरा गांधी को 73 किलो चांदी से तोला गया था। वो चांदी आज भी ट्रेजरी में पड़ी हुई है बिजनौर के। और स्थिति यह है, आज तक गांधी परिवार ने उस पर क्लेम नहीं किया है, मांगा नहीं है। यह अंतर है आप में और उनमें। तो वो देना जानते हैं, आप छीनना जानते हैं। और जब आप कहते हैं, कभी आप कहते हैं आप चाय वाले थे, कभी आप कहते हैं कि आप चौकीदार हैं, कभी कुछ और कहते हैं, कभी कहते हैं मैं गरीब हूं, कभी फकीर हूं, कभी कोई चीज, लेकिन वास्तव में आप महाराजाओं से बड़ी स्थिति में रहते हैं। बड़ी बड़ी कारों का काफिला चलता है, महंगी कारें, दुनिया की सबसे महंगी कारें, वो भी एक दो नहीं, 1 दर्जन से अधिक, 16-16 करोड़ की कार। और जिस विमान से आप चलते हैं 8.5 लाख करोड़ के और 8.5 लाख करोड़ रुपए के विमान, यानी 17 लाख करोड़ रुपए के विमान से आप चलते हैं। तो इस तरह की दशा है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या चीजें सामने आ रही। तो इससे पता चलता है आप झूठ और नफरत पे आते हैं, तब आपको और कुछ नहीं मिलता है तो आप कहते हैं कांग्रेस आपके आरक्षण को खा जाएगी, खत्म कर जाएगी, इसलिए हमें 400 सीटें दे दो। भाई,
आरक्षण और संविधान कांग्रेस नहीं खा जाएगी, आप खाने की स्थिति में। इसीलिए आप मांग रहे हैं कि जिससे आप संविधान बदल सके, नहीं तो 400 सीट की आपको क्या जरूरत थी? 272 सीटें बहुत होती हैं, बहुमत आ गया, सरकार बनेगी, बचाइएगा। लेकिन आप 400 इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि संविधान बदलना है, और यह बात आपके लोग कह चुके हैं। अगर मोदी जी 400 पार करेंगे तो आरक्षण को भी खत्म करेंगे और संविधान को भी बदल देंगे। और लोगों का हक आपने मारा है, चाहे आरक्षण का हो चाहे जो हो। जो आरक्षित सीटें उनमें भर्तियां नहीं की हैं, खाली पड़े हैं, और बहुत सारी चीजें। तो जब हक मार रहे हो तो किसी को बताने की जरूरत नहीं। और आरक्षण को लेके, जातिगत जनगणना को लेके, सबको हक देने को लेकर के राहुल गांधी बात करते हैं, राहुल गांधी उसके लिए लड़ते हैं। और राहुल गांधी कहते हैं कि कैसे हम पूरा सिस्टम बनाएंगे कि हर लड़की को हक मिले, हर युवा को हक मिले, हर महिला को हक मिले, हर किसान को हक मिले, हर कामगार को हक मिले, और सांप्रदायिक सद्भाव हो, और जातियों का जो जाल है इस देश में, उसमें जो असमानता है उसे खत्म किया जाए। इसके लिए जातिगत जनगणना हो, लोगों को हक देने की व्यवस्था हो, कोई जाति धर्म से ऊपर उठ के आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को रिजर्व किया जाए, उनको दिया जाए, और जो वंचित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं या सवर्ण वर्ग के गरीब हैं, उन्हें हक दिया जाए। तो राहुल गांधी उन 90% की बात करते हैं। तभी आप रोने लगते हैं, क्योंकि आपको तो उन 10% को देना है जो अदानी अंबानी जैसे लोग जो कब्जा करके बैठे हैं, जो उनके सहयोगी पूंजीपति हैं जो कब्जा करके बैठे हैं, उन्हें देने के लिए। यह अंतर है आप में और उनमें। इसीलिए अब आप जल्द ही रोने वाले हैं। यह बात राहुल गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट बता दी है। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं। ನೀವೇನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರ। शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। तो अब आपके रोने की तारीख निकट आ गई है, क्योंकि जनता जो 2 राउंड का मतदान हुआ है उससे उसने तय कर दिया है कि वो अब आपको रुलाने जा रही है, क्योंकि आप सत्ता से बाहर होंगे तो जेल जाएंगे। आपको जागरूक बनना पड़ेगा। 10 सालों से आप देख रहे हैं सब कुछ, सब आपके सामने हो रहा है, आपकी आंखों के सामने, और आपका जीवन संघर्षों के दलदल में है। महंगाई का सामना नहीं कर पा रहे हो, बेरोजगार हो, पहचान लो सच्चाई को, और कहीं नहीं है, आपके जीवन में है। आपके जीवन का जो अनुभव है ना, वही सत्य है। क्योंकि जो भ्रष्टाचार आपने किया है वो भ्रष्टाचार से आप बच नहीं सकते हैं, इसलिए आप ये सारे खेल कर रहे हैं। तो अब देश की जनता समझ चुकी है, वो आपको जवाब देने को तैयार है।